बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ही है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के हवाले से 14 से 18 मार्च हतमी दौर मुतय्यन किया गया था बातचीत का, और इस हवाले से अब कभी इम्कान है कि जो $1 अरब 10 करोड़ की किस्त है उस सिलसिले में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। हमारी जानिब से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने अपनी मौशी टीम के हमरा इन मुज़ाकरात में भरपूर हिस्सा लिया और मीडिया इतलात के मुताबिक आईएमएफ की जानिब से जो मिशन आया हुआ है क्रिप्टो करेंसी और रियल स्टेट को टैक्स नेट में लाने के मुतालबात किए गए हैं। दीगर अमूर भी जो हैं वो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली हतमी तौर पे हम उस वक्त बात कर सकेंगे जब हमारे सामने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और उसके चीदा चीदा नुकात आएंगे। बारकवी आम पेशरफ्त है क्योंकि पाकिस्तान तवील मुद्दती आईएमएफ प्रोग्राम का भी ख्वाहिशमंद है और ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट इसके बाद फिर वो उस जानिब हतमी तौर पर बढ़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत बिल्कुल क्लियर है, नफास और इतलाक जो है उस पर फोकस है। उन्होंने कहा हुकूमत का काम पॉलिसी देना है, इदारों का चलाना जो है उसको हम प्राइवेट सेक्टर में लेकर जाएंगे। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से उन्होंने बात की कि इसकी जो प्राइवेटाइजेशन है वो प्रायोरिटीज में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि अगर इरादा पुख्ता हो तो सब कुछ सही हो जाता है। तो इस हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान की मैशत के लिए बहुत अहम है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो एक्सपेंडिचर कट है उस पर भी फोकस किया जा रहा है और हमारे सामने जो वफाकी काबीना ने मंजूर की थी नई सफरी गाइडलाइंस भी सामने आई हैं, जिसमें जो किफायत शुमारी कमेटी तश्कील दी गई है। अगर कोई बैरून मुल्क जाना चाहता है वजीर या सेक्रेटरी साहिबान तो उनको उनसे इजाजत लेना होगी और बिजनेस क्लास और 5 स्टार होटल के हवाले से भी हदूद का तयन किया गया है। एक्सपेंडिचर कट जो नागुज़ीर हैं क्योंकि हम हमेशा बजट का जो आगाज है वो खसारे से करते हैं। ये बात हुई मैशत की। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो 16 मार्च को इंतहाई अनफॉर्चुनेट काबिल मुज़म्मत वाक़या हुआ जब अफगानिस्तान की सरजमीन से टीटीपी की जानिब से पाकिस्तान की सिक्योरिटी पोस्ट पर हमला हुआ, जिसमें हमारे 7 फौजी जवान और ऑफिसर्स शहीद हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई पूरे फौजी एजाज़ के साथ, जिसमें आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सदर मुमलिकत मौजूद थे, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे और आज हमने देखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब शोहदा की फैमिली से ज़ाहिर ताज़ियत के लिए गए, जो कि बिल्कुल जाना चाहिए। हमारे लिए इनकी कुर्बानी जो है वो सरमाया इफ्तिखार हैं। चाहे वो लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की फैमिली हो, उनके साथ मिले। फिर हमने देखा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तलागंग गए और कैप्टन अहमद बदर शहीद साहब के घर गए और उनके वाले से ताज़ियत की। दफ्तर खारजा की जानिब से आज ये बात बाज़ाब्ता तौर पर बताई गई है कि पाकिस्तान ने भी जवाबी रद्द अमल दिया है और जो हाफिज़ गुल बहादुर के टीटीपी के ठिकाने हैं कलादन तहजीब के, उनको निशाना बनाया गया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। मुल्की सियासत की बात करें तो सेनेट इलेक्शन 48 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को होने जा रहे हैं। उस हवाले से तमाम सियासी जमातों ने और आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। उस हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियात हमारे साथ शरीक गुफ्तगू का तारुफ आपसे करा देते। जनाब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने। आप जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किफ़ायत शुमारी कमेटी तश्कील दी उसके आप मेंबर हैं और मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं, इनसे किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा है और ख़ुद मारूफ बिजनेसमैन हैं, कराची से ताल्लुक़ है। आपका सर बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया नदीम कुरैशी साहब ने। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा है, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब है। नदीम कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर फारूक साहब से आप लोगों की इजाजत से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। डॉक्टर साहब, आईएमएफ के साथ 14 से 18 हमारी बातचीत थी, ऑब्वियसली आज उसका फाइनल राउंड था। कभी इम्कान है कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो जाएगा? आप समझते हैं कि जो मीडिया में बातचीत आ रही है, जो खबरें आ रही हैं, हम आईएमएफ के इस प्लान को मुकम्मल करके फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे और जो तवील मुद्दती एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात हो रही है उस तरफ बढ़कर क्या ये हमारी मुआशी मसाइल का हल हो जाएगा आईएमएफ के प्रोग्राम्स में जाकर? अनवर साहब, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत जितने भी अहदाफ रखे गए थे, जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क रखे गए थे, वो मेरे नज़दीक वो हुकूमत ने सारे पूरे कर दिए और उसके नतीजे में फिर जिसकी आप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात कर रहे थे वो मुझे लगता है कि सामने आ जाएगा और 4 से 5 हफ्ते के अंदर जो $1 बिलियन का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी हमारे खजाने में आ जाएगा।
तो ये तो अच्छी खबर है कि स्टैंड बाई एग्रीमेंट के हमने सारे आदाब जो है वो वजारत खजाना पूरे कर चुका है। अब मामला आ जाता है अगले 4 महीने का या अगले साल भर का। देखिए अप्रैल, मई और जून जो जी। कि 3 महीने हैं, उसमें $4.5 अरब की अदायगियां हैं जो पाकिस्तान ने करनी जी। उन 3 महीनों के दौरान। और इस वक्त अगर खजाने की हालत देखें तो लगभग $8 बिलियन जो है वो स्टेट बैंक के पास पड़ा है। तो 8 बिलियन पड़ा है और $4.5 बिलियन की अदायगियां हैं 3 महीने के अंदर। अगर 12 महीने की अदायगियां देखते हैं तो वो लगभग $25 बिलियन की बनती है। तो जिसका मतलब ये है कि IMF के बगैर तो हम नहीं रह सकते। IMF का पैकेज लिए बगैर जो है वो मामला आगे नहीं चलता। अब मुझे लग रहा है कि IMF के पैकेज की जब हम दरखास्त करेंगे और उसके ऊपर फिर जब निगोशिएशन शुरू होगी, वो बड़ी सख्त निगोशिएशन होगी। अच्छा। और जो हमारी माशी टीम है उसको एक बड़ा ठोस किस्म का, क्रेडिबल किस्म का प्लान जो है वो IMF के पास जमा करवाना होगा। अगर वो जमा नहीं करवा पाते तो फिर आप सोचिए कि हमारी पोजीशन बहुत वीक होगी। फिर हम वीक पोजीशन से निगोशिएट करेंगे। अगर एक ठोस किस्म का, क्रेडिबल किस्म का प्रोग्राम जो है वो IMF के पास हमारी माशी टीम जमा करवा देती है, उसके बाद फिर हमें एक मजबूत टीम चाहिए IMF से निगोशिएट करने के लिए। और वो उस क्रेडिबल प्लान की बुनियाद के ऊपर फिर सख्त निगोशिएशन के काबिल है IMF के साथ। आपने कहा कि हमें एक ठोस क्रेडिबल प्रोग्राम चाहिए और तब जाकर हम एक स्ट्रॉन्ग पिच पर जो तवील मुद्दती मुआहदा उसको तय पा कर पाएंगे। आपने ये भी साथ में कहा कि जो स्टेप्स थे वो हमने ले लिए हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग सर, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को सपोर्ट कर रही है लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं है और आइंदा बजट भी आना है। स्टैंड बाय एग्रीमेंट तो इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन जैसे डॉक्टर फ़ारूक साहब कह रहे हैं कि क्रेडिबल प्रोग्राम के साथ जाना होगा और उसमें अगर आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करेंगे तो बहुत सी जो कड़ी शराइत हैं उनमें लचक लाई जा सकती है। क्या कहेंगे सर, हमें एक्सटर्नल फाइनेंस की ज़रूरत है, हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट है, हमारे यहाँ बजटरी डेफिसिट्स है, बहुत से डेफिसिट्स हैं और एक आम आदमी को कुछ होप भी देना है और इन्फ्लेशन के खिलाफ उनको ब्रीदिंग स्पेस देनी है। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे, बीइंग अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर योरसेल्फ एंड नाउ एन MNA? जी देखिए, ये IMF का प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि इसके मुस्बत नताइज हमें मिले। पहली चीज़ तो यह है कि थर्ड रिव्यू जो मार्च में ख़त्म हो रहा है उसमें तो 27 में से 26 मुतालबात और डिमांड्स IMF की हुकूमत ने पूरी कर दी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पूरी कर दी हैं और अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत थर्ड किस्त जो नई मुंतखब हुकूमत को मिलनी थी वो मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि उन्होंने जो प्लान किया था 3 पेमेंट्स पे प्लान किया था। पहला उन्होंने ये कहा था कि आउटगोइंग हुकूमत जी $1 बिलियन, दूसरा 700 उन्होंने कहा था केयर टेकर को हम देंगे और उन्होंने रिव्यू कराना होगा, और तीसरा उन्होंने कहा था कि 1.1 बिलियन जो नई मुंतखब हुकूमत होगी उन्होंने हमारी शराइत पूरे करके ऑन बोर्ड आना। अल्लाह का शुक्र है कि तीनों हुकूमतों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करी और हमारा ये रिव्यू, थर्ड रिव्यू जिसको कहते हैं, ये मार्च के एंड में पूरा हो जाएगा और हमें पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन हमें जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में शॉर्टफॉल है $4.5 से $5 बिलियन, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो कि पहले से हमारा ये IMF का प्रोग्राम लाइनअप हो। हमने IMF को साबित ये करना है कि हमें डेफिसिट है, क्योंकि IMF डेफिसिट के लिए फाइनेंसिंग करता है हर मेंबर मुल्क को और उसकी लिमिट कैलकुलेट होती है उसके वसाइल के हिसाब से। तो हमने अपना केस बनाया है कि जी हमें ये जो बड़ा प्रोग्राम की तरफ हम जाना चाहते हैं। हम 3 से 5 साल के लिए जा रहे हैं और 6 से 8 अरब डॉलर तक हम इसको प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन उनकी शराइत भी फिर इतनी सख्त हैं। कुछ शराइत तो उन्होंने अभी हमें बतला दी हैं। अभी आखिरी दिन जिस दिन असेंबली का इजलास अर्जेंट सेशन रख के हमें कुछ बिल पास किए हैं जो IMF की
रिक्वायरमेंट को जी। पूरा करने के लिए अमेंडमेंट्स टैक्स लॉज में और दूसरी चीजों में हमने की। हुकूमत बड़ी मेहनत कर रही है, ओके। लेकिन 3 चीजें जो है वो एक रिट है, हुकूमत ने साबित करनी है। पहली है एग्रीकल्चर टैक्स देना ही देना है आप। दूसरा, उन्होंने रिटेल सेक्टर पे ये जितनी मार्केटें हैं वो आपने टैक्स नेट में लाना ही लाना है। हाँ, तो ये और तीसरा? रिटेल सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। जी जी, हाँ। मैंने कहा सर और तीसरा भी बता दें, ये मैं नदीम सेक्टर कुरैशी साहब के पास जाऊंगा। चले, आपका सर नुकता आ गया, मैं दोबारा लौट के आता हूं। मिर्जा साहब, आपका अहम नुकात आपने उठाए हैं। नदीम कुरैशी साहब, सर आपने सुन लिया, डॉक्टर फारूक साहब जो हैं वो एक मारूफ मौशी तजियाकार हैं। वो कह रहे हैं इस वक्त हमारी लाइफ लाइन है IMF, क्योंकि हमने बहुत सी अदायगियां करनी हैं। और मिर्जा अख्तियार बेग साहब कह रहे हैं कि वैसे तो खैर हमें खुद से पता होना चाहिए कि हमने अपने हर सेक्टर को टैक्स नेट पे लाना है। आप सर, जाहिर बात है अपोजिशन गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, और जब साबका हुकूमत में आप लोगों ने भी IMF से प्रोग्राम नेगोशिएट किया था, अब ये क्या वजह बनी कि IMF के हेडक्वार्टर के सामने जाकर आप लोग एहतजाज कर रहे हैं? IMF को आप लोगों ने लेटर लिख लिया, उस एक्सट्रीम पर क्यों कर जाया जा रहा है? आप नहीं समझते कि जो हमारे मुआशी ज़मीनी हकायक हैं वो IMF प्रोग्राम लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे कोई भी पावर में हो? कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं 16 मार्च को जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर, हमारे पाक फौज के जवानों पर, हमारे एक ऐसे दुश्मन ने जिसको हमने दहाइयों तक अपना दोस्त समझा, उनकी इज्जत और एहतराम किया। और मैं कभी भी आम अफगान के हवाले से, आम किसी शहरी के हवाले से, वो कोई भी मुल्क हो, मैं ये बात नहीं कर रहा था। मैं उस थिंक टैंक के हवाले से बात कर रहा हूँ जो मुल्कों पर हुकूमत कर रहे होते हैं। मैं अपने शोहदा के साथ इजहार अफसोस करता हूँ, शदीद इजहार अफसोस। मुझे बड़ी तकलीफ है, यकीन करें। बिल्कुल। वो बच्चे, वो नौजवान जो आज सरहदों पर खड़े होकर हमारे लिए, इस कौम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, वो भी, उनकी फैमिलीज भी खराज तहसीन की मुस्तहिक है। हम पूरी कौम उनका ये एहसान नहीं उतार सकते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा, मैं इस तासुर की भी कतन तरदीद करता हूँ कि किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं उसको ना पाकिस्तानी समझूंगा, ना उसको तहरीक इंसाफ को रुकन समझूंगा, जो शऊरी या लाशऊरी तौर पर किसी भी तरह अपने शोहदा के हवाले से कोई गैर जिम्मेदाराना बात करे। ठीक। और जो दोस्त, जो गुजरा इस तरह के तासुर को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मैं दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा, जहां हम मुल्की सतह पर पहुंच गए हैं, जहां मुआशी सतह पर पहुंच गए हैं, जितनी यहाँ नफरत और तकसीम की पॉलिटिक्स हो गई है, अब आप गवर्नमेंट में हैं, आप कुशादा दिली करें। आप अपने हरीफ को आप दलील से और अपने हरीफ को अपनी कारकर्दगी से जेर करें, ये साजिशों से ना करें। दूसरी बात, अभी आपने फरमाया कि जी IMF हमारी लाइफ लाइन है। मैं समझता हूँ अल्लाह करीम हमारी लाइफ लाइन है। हम कलमा गो लोग हैं। यकीनन जो जमीनी हकायक होते हैं उनको मद्देनजर रखना पड़ता है। गुजारिश ये कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी भी ऐसे एजिटेशन से जो IMF के दफ्तर के सामने किया गया, कतन कोई ताल्लुक नहीं है। वो आम पाकिस्तानी है। शहबाज गिल साहब, आपके सर पार्टी के साथ वाबस्ता नहीं है कुरैशी साहब? मैं आपको गुजारिश कर दूं जी, मैं गुजारिश कर दूं। मैं जाती तौर पे भी और हमारी बहुत बड़ी दोस्तों की ये जो सोच है, एक बहुत बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, इसमें जो मेजॉरिटी सोच ये है कि इस तरह का सिलसिला नहीं होना चाहिए। हम नहीं समझते कि हमें अपने इंटरनल मैटर्स को इस हद तक लेकर जाया जाना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक खत की बात है, पार्टी में क्या यकसुई नहीं है? कतकलामी के लिए माजरत, पार्टी में क्या यकसुई नहीं है कि आपने कहा कि आप और बहुत से दोस्त ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल साहब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अटैच्ड है ना? SAPM थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के। क्या सर, मैं गुजारिश करूं, डॉक्टर शहबाज गिल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मेंबर रहे हैं। अब वो बैरून मुल्क हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। ना मैं बगैर उस क्लिप को देखे तस्दीक कर सकता हूं। अगर आप फरमा रहे तो यकीनन वो होंगे, मैंने नहीं देखा सर, वो तो चल रहा है। मैं जाती तौर पे नहीं समझता कि ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली किया है। वो आम पाकिस्तानी है। आप और मैं डिजिटल दौर में जिंदा हैं। वैसे बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने इसकी तौसीक की है एहतजाज की, आपकी ये तो इल्म में होगा। देखिए, मैं नहीं समझता, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। अच्छा। मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता कि बानी तहरीक, इस बानी चेयरमैन इसकी तौसीक करेंगे। मैं इस बात की बिल्कुल ना तस्दीक करूंगा। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। सर, चेक कर लीजिएगा प्लीज। मेरे पास तो इस बात का सबूत है कि हम हमेशा ही चाहते हैं कि पाकिस्तान मस्बत अंदाज में आगे बढ़े। देखिए, कैसे मुमकिन है, अगर पाकिस्तान कमजोर होगा,
आप और मैं कैसे मजबूत हो सकते हैं? भले वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक कह रहे हैं। भले कोई कॉमन मैन हो, भले कोई इंस्टीट्यूट हो। अभी मैं आपको गुजारिश कर दूं, अभी आपने फरमाया कि जी अब ऑस्टेरिटी मुहिम शुरू की जा रही है, अखराजात को कम किया जा रहा है, सर। आईएमएफ का प्रोग्राम अब हमारे पास, अब फिर निगोशिएशन हो रही है, स्टाफ लेवल मुआहदे हो रहे हैं। मैं तो 50 साल से ये सुन रहा हूँ, पिछले 40 साल से तो बाकायदा हम सुनते रहे हैं। मैं आज भी ये समझता हूँ, अगर हुकूमतें अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें बजाय पॉइंट स्कोरिंग के, तो हम बहुत सारे रिजल्ट ले सकते हैं। जहां तक आईएमएफ को आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खत की बात की, वो बिल्कुल ठीक था। आईएमएफ ने पाकिस्तान में मौजूद तमाम स्टेक होल्डर्स से राब्ता किया था, उनसे निगोशिएट किया था, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक निकाती एजेंडा था कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हों वो शफाफ हों, वो गैर जानिबदाराना हो, उसमें जो पाकिस्तान का आम वो आईएमएफ इंश्योर करे, उसे इंश्योर करे। और जो कुछ पाकिस्तान के आईएमएफ कैसे इंश्योर करेगा? देखिए आईएमएफ उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन आपकी सोच मुस्बत है, आपकी सोच और अली अमीन गंडापुर साहब की सोच एक सफे में मुझे नजर आ रही है। उन्होंने भी कहा है जब उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई कि उनका हम अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है या ये जो सोच है, ये काफी इसका गलबा है, इसका ये तासुर लिया जाए। कुरैशी साहब देखिए हम बुनियादी तौर पे एक जमात हैं, एक नजरिए के फॉलोअर हैं। हम समझते हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को तब्दील किए बगैर हम इन 25 करोड़ लोगों को वक्ती तौर पे कोई रिलीफ तो दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म हम रिलीफ नहीं दे सकते। मैं चूंकि एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हूं, मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बता आप समझते हैं एग्रीकल्चर टैक्स लगना चाहिए? मैं गुजारिश करूं जो हमारे ऐवान बाला में लोग बैठे हैं, जो हमारे ऐवान ज़ीरी में लोग बैठे हैं, आप भी उसमें वो तमाम लोग जो टैक्स पे कर सकते हैं, उनको टैक्स नेट में जरूर आना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वो आपका रियल एस्टेट का सेक्टर हो, मां सिवाय रिटेलर के। अभी रिटेलर डिस्कस हुआ, देखिए कॉमन मैन पे पहले इतने ज्यादा टैक्सेस हैं, ये जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो वो अशियाए खुर्दोनोश में, वो जो इलेक्ट्रिसिटी में, वो जो पेट्रोल में दे रहा है, वो इतने ज्यादा टैक्सेस हैं, वो मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं हुकूमत वक्त से ये तवक्को रखूंगा कि वो अपनी मसलहतों के बुत को तोड़ेंगे, वो अपनी जाती जो उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है उससे बाहर आएंगे, और तकरीर की बजाय बाकायदा जरूरत करेंगे इस बात की कि उन पाकिस्तान के उस कंपोनेंट को टैक्स नेट में लाया जाए जो टैक्स नेट से बिल्कुल बाहर है। और उसके लिए आप बाय पार्टीजन सपोर्ट भी इंश्योर करेंगे ना, अपनी पार्टी की सपोर्ट भी अगर हुकूमत बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है ना इनका बड़ा विशियस एक सर्कल सा होता है, क्योंकि हमारी जो ये एक एलीट कैप्चर है जिसके बारे में खान साहब भी बहुत कहते थे, फिर वो जब इस तरह के टैक्स लगते, चाहे वो आपकी हुकूमत हो, चाहे वो बेग साहब की हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत रिपोर्ट कर रहे हैं, फिर उनके सामने बहुत एक मुखालिफाना अप्रोच के साथ खड़े हो जाते हैं। उसके लिए पॉलिटिकल विल बड़ी जरूरी है। कुरैशी साहब, यू एग्री विद इट ना? फिर मैं आगे बढ़ता हूं ब्रेक के बाद। मैं इससे बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट का किसी भी तरह गवर्नमेंट की इसमें नेक नीयती है। ये फॉर द टाइम बिंग है, ये सारे पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं, ये नारों के तौर पर तो इस्तेमाल होंगे, लेकिन जब ये लिबर करने का वक्त आएगा तो यही गवर्नमेंट आप देखिएगा किस तरह से मसलियत का शिकार होगी, किस तरह से ये कंप्रोमाइजेस करेगी। ये कैसे पॉसिबल है कि 15-14 हजार एकड़ के फार्मर्स को जो आज ऐवान सदर में है, जो ऐवान इक़्तिदार में है, उनको ये टैक्स नेट में लाए? किसी की जरूरत है अगर ये ऐसा कर सके? अभी आपने जैसे फरमाया कि जी अब गवर्नमेंट अखराजात पे कट लगा रही है, मैं पंजाब में मौजूद हूँ, पंजाब में सिर्फ ये आटे की जो मुहिम है, वो आटे से ज्यादा अखराजात सिर्फ उसकी एडवर्टाइजमेंट पर है। सर आज तो उन्होंने ज़िमनी बजट में 30 अरब रुपए रखे हैं, मैं छोटा सा वक्फा शाम 30 अरब रुपए रखे हैं जो निगहबान रमजान पैकेज है। दोबारा लौट के आएंगे। किफायत शायरी की आपने बार बार, मैं डॉक्टर फरूख साहब से पूछूंगा, और जो आपने पॉलिटिकल विल की बात की तो मिर्जा इख्तियार बेग साहब से जानेंगे कि जो ज़ाहिर बात है एग्रीकल्चर के हवाले से उन्होंने कहा कि टैक्स लगाना या रिटेल सेक्टर को लाना ये जो शीर के मुतरादिफ है। आपके बकौल ये जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से 66 लाख खानदानों के लिए 30 अरब के निगहबान रमजान राशन का तोहफा। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली बार मुस्तहिकीन की दहलीज पर राशन लाने वाली टीमें खुसूसी मोबाइल ऐप के जरिए मुस्तहिकीन के कौमी शनाख्ती कार्ड पर प्रिंटेड QR कोड स्कैन करके उनकी अहलियत की तस्दीक करेंगी। फिर राशन बैग पर प्रिंटेड QR कोड स्कैन करके निगहबान रमजान राशन का तोहफा मुस्तहिकीन के हवाले कर देंगी और रिकॉर्ड के लिए वसूल कुनंदा की तस्वीर बनाएंगी। याद रखें, निगहबान रमजान राशन वसूल करने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड का होना जरूरी है।
अगर कौमी शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है तो फौरन करीबी नादरा ऑफिस से बनवा लें। निगहबान रमजान राशन, आपका हक, आपकी दहलीज पर। हुकूमत पंजाब। रमजान के इस बाबरकत और रहमतों वाले महीने में हम पेश कर रहे हैं आपके लिए खसूसी ट्रांसमिशन रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान। हम करेंगे बात रमजान की अजमत, हुर्मत और फजीलत पर, जिसमें होंगे शामिल सब्र, कनात और तकवा के मौज़ूआत। आगाह रखेंगे आपको हिफ्ज़ान सेहत के असूल और दीगर मसाइल से। रमजान के रूह परवर अय्याम में देखना न भूलिएगा खुसूसी ट्रांसमिशन रमजान पाकिस्तान। वेलकम बैक। डॉक्टर फरूक साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप बताइएगा, आप एक तो ये आईएमएफ के हेडक्वार्टर के खिलाफ एहतजाज से कोई इम्पैक्ट पड़ता है? खत की भी बात की नदीम कुरैशी साहब ने, बहुत एक दरीना कारकुन है और दोबारा इंतखाब जीत कर आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बुनियादी तौर पर ताल्लुक है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि उसमें शामिल हुए थे। आप क्या कहेंगे, उससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि ये कह रहे हैं इनके पास तौसीक या तस्दीक की तरदीद का वो नहीं है, लेकिन आपके इल्म में होगा, बानी चेयरमैन पीटीए इमरान खान साहब ने इसकी तायद की है, इस तरह के एहतजाज की, इससे इम्पैक्ट पड़ता है? सर देखिए, जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो उनका आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट कहलाता है, जिसके तहत वो काम करते हैं। आज से कोई 78 साल पहले आईएमएफ का जो आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट लिखा गया था, उसमें लिखा गया था कि इसका मकसद क्या है, आईएमएफ का काम क्या होगा। तो आईएमएफ का काम है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, यानी कि आलमी दुनिया में अपने मेंबरान से के हवाले से मालियाती कोऑपरेशन को फरोग देना है। उसके पास इलेक्शन वोट गिनने का या किसी मुल्क की सियासत को जांचने का कोई ना तो मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, ना ही उसके आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के तहत वो लिखा है। अगर कोई नुकसान पहुंचता है आईएमएफ के खत लिखने के नतीजे में, तो आप सोचिए नुकसान तो आपको और मुझे पहुंचेगा। अगर कोई देरी होती है, अगर कोई रुकावट पैदा होती है लोन में, तो नुकसान आपको और मुझे पहुंचेगा। जो 24 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि दिस इज इक्विवेलेंट टू मुल्क दुश्मनी के सिलसिले में आप इसको ले सकते हैं। मुझे आईएमएफ की 78 साल तारीख में कोई मुल्क याद नहीं कि जिसने इस तरीके से अपने ही मुल्क के खिलाफ कोई खत लिखा हो या अपने ही मुल्क के खिलाफ कोई एहतजाज की हो। ये पहली दफा आईएमएफ की तारीख में शायद ऐसा हुआ है। देखिए, बात की जाती है कि श्रीलंका बन जाएगा। अगर पाकिस्तान श्रीलंका बन जाता है तो श्रीलंका में आप देखिए कि सबसे पहली जो कमी आई थी वो लाइफ सेविंग ड्रग्स की आई थी। जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं वो मार्केट में खत्म हो गई। अगर ऐसा कोई मामला पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान की जो जैसे कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी सियासी जमात है, क्या उस जमात के कारकुनों के सामने ये शॉर्टेज जो है जान बचाने वाली अद्वियात की नहीं होगी? सभी को तकलीफ होगी। जिस किस्म के काम इस वक्त पीटीआई की तरफ से किए जा रहे हैं उसका नुकसान 24 करोड़ पाकिस्तानियों को पहुंचेगा। तो आप सोचिए कि सिर्फ अगर हम ये कह दें कि या तो हमें वजीर आजम बनाएं और या फिर ये मुल्क के अंदर जो है वो अद्वियात जान बचाने वाली खत्म हो जाए, इन्फ्लेशन आसमान से पहुंच जाए और पूरे मुल्क को यहाँ, तो ये मतलब मुल्क दुश्मनी का, वो कहते हैं इलेक्शन ऑडिट। उनका नुक्ता ये है नदीम कुरैशी साहब की जमात का कि जब वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कभी इम्कान है कि इंशाल्लाह वो हो जाएगा, उस करते वक्त भी उन्होंने खान साहब से मुलाकात की थी और उनकी जो है वो यकीन दहानी भी ऑन बोर्ड की थी। तो क्या आईएमएफ तमाम सियासी, अगरचे आईएमएफ की कम्युनिकेशन ऑफिसर ने तो कहा कि मुल्क की अंदरूनी दाखिली सियासी सूरत-ए-हाल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन शायद इनका ये प्ली लेकर ये इन्होंने अप्रोच किया क्योंकि आपने कहा उनकी 75-76 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ आईएमएफ की। डॉक्टर साहब,
डॉलर का पैकेज उन्होंने मिस्र के साथ जी मुझसे बात किया। कर रहे हैं? नहीं, डॉक्टर फारूक साहब से सब पे मैं आता हूं आपके पास। जी डॉक्टर साहब। अनवर साहब, अभी हफ्ता भर पहले $8 बिलियन का पैकेज मिस्र के साथ एक साइन किया गया है। अच्छा। और आपको पता है कि वहां पे जो जनरल सीसी ने इलेक्शन करवाया, उसमें तो वो तकरीबन 96% वोट लेके जीते हैं। उनका IMF का अंदरूनी सियासत से कतई कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छा। किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। उनके पास ऑडिट करवाने का ना तो आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट में लिखा है, ना उनके पास कोई महारत है। देखिए, अगर आपने अपने गंदे कपड़े आलमी दुनिया के सामने जाके धोने हैं, आप अपने मुल्क के अंदर जो आपके पास रास्ते अवेलेबल हैं, ट्रिब्यूनल का है, हाई कोर्ट्स का है, अब आप अंदाजा करें कि शोर ज्यादा मचाया जाता है। शोर ये है कि हमारी 80 सीटें जो हैं वो छीन ली गई जी। लेकिन जब आप जमीनी हकीकत देखते हैं तो 35 नेशनल असेंबली के ऐसे हल्के हैं जहां पे एक्चुअल कंप्लेंट्स दायर की गई हैं। जी। तो शोर कुछ और है, जो अमली काम होता है जमीनी हकीकत के हवाले से वो कुछ और है। और इससे नुकसान, जैसे मैंने कहा कि जो कुछ किया जा रहा है उसका नुकसान पाकिस्तान में और पाकिस्तान में रहने वालों को पहुंचेगा। ठीक है और सर। PTI के सारे सपोर्टर्स भी पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं। ऑब्वियसली मैं दोबारा लौट के आऊंगा किफायत शारी के हवाले से आपसे सवाल रह गया, लेकिन मैं चाहूंगा मिर्जा इख्तियार बेग साहब, नदीम कुरैशी साहब ने कहा कि वो खुद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, आप एक बिजनेस कम्युनिटी से हैं, रिटेलर्स को टैक्स स्टैंड पे लाना है, एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लगाना, उनका ये बड़े मुश्किल टास्क है, इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। आप समझते हैं कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद में वो सियासी पुख्तगी, वो सियासी अज़म पाया जाता है कि ये इन तमाम सेक्टर्स को टैक्स स्टैंड में लाया जाए जो अभी तक इससे बचे रहे हैं? पहले मैं आपको बतला दूं, रियल एस्टेट सेक्टर, एग्रीकल्चर और रिटेल सेक्टर्स को हमने टैक्स रेट में लाना है और उसके लिए नेशनल असेंबली में अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। हमने IMF को कमिटमेंट दिया है और उनके प्रोग्राम में चूज होगा डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी एंड टैक्स टू GDP रेशो को 15% तक लेके जाना। अच्छा। अब इस बार दोनों सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून और PP, इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि हमने टैक्स बेस को बढ़ाना है और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को नए टैक्सेस लगा के और बर्डन नहीं करना है। एक तो ये बात है। दूसरे में वो बात जो IMF के आप कह रहे थे कि जो एहतजाज किया, ये तो इनका वतीरा है। PTI ने जब शौकत तरीन साहब थे और झगड़ा साहब थे, तैमूर झगड़ा, तो लेटर लिखा था कि हम सरप्लस जो है प्रोविंसेस के नहीं देंगे और वो उसके प्रोग्राम को स्क्रैप करना चाहते थे। उसके बाद फिर ये यहाँ पे लेटर लिखा, भाई इलेक्शन के लिए यूरोपियन यूनियन और दूसरे ममालिक की टीमें पाकिस्तान आई है, रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट सबमिट हुई है उनके मुल्कों में, वहां से वो हमें पूछेंगे, ये उनका काम है। IMF ने कैटेगोरिकल मना कर दिया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुल्क की जगहचाई कर रहे हैं, फिर मुल्क के बाहर आप फाइनेंसिंग कर रहे हैं। डॉलन लू को आपकी कांग्रेचुलर हियरिंग शायद परसों जो है उसके लिए आपने लॉबिंग की है। आप इस मुल्क को क्यों इस तरफ दीवार की तरफ पुश करके ऐसी तरफ लेके जा रहे हैं जहां पे हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो रिक्वायर्ड है, जिसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। ये जो बड़ा लोन हम जा रहे हैं, 4.5 से $5 बिलियन की शॉर्टफॉल है। आप वो मुल्क जो आपका मुल्क है उसको आप इस सूरत हाल में लेके जा रहे हैं कि ये फंड्स ना मिले, प्रोग्राम मुअत्तल हो जाए, प्रोग्राम सस्पेंड हो जाए, सवालिया निशान उठे। तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत और छोटी हरकत नहीं हो सकती। आपके जाती मफादात, आप कौमी मफादात के ऊपर जब हावी होते हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि वो सियासत के ज़ुमरे में आता है और सियासत खत्म हो जाती है। नदीम कुरैशी साहब, कौमी मफादात को हमेशा जाती मफादात और सियासी मफादात के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आज मैं जरा जज्बाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि जो वाशिंगटन में जिस तरह से इन्होंने एजिटेशन करके पाकिस्तान के नाम पूरे मुल्क में जगहसाई की है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि IMF का एग्रीमेंट कंप्लीट होगा, हमें ये फंडिंग मिलेगी। ये जो चाहे कर ले, गंद उछालने से ये प्रोग्राम नहीं रुकने वाला।
कुरैशी साहब, सर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा तर्ज सियासत को बदलना होगा, जो मिर्जा इख्तियार बेग साहब का लुबे लुबाब है, और उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो इस दफा तय हो गया है IMF के साथ कि तमाम सेक्टर्स को टैक्स रेट पे लाया जाएगा, 15% टैक्स टू GDP रेशियो करना होगी। सर आपकी तर्ज सियासत। एक तो मैं मिर्जा साहब को भी और डॉक्टर साहब को भी गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान में इंतखाबात हो चुके हैं, ये शायद अभी इंतखाबात के मोड़ में है। इस तरह की गुफ्तगू उस वक्त की जाती है जब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो। इस तरह की जज्बाती गुफ्तगू करके आप अपनी क़यादत को और जिन्होंने आपको टिकट्स दिए हैं या जिन्होंने आपको ओहदे दिए हैं उनको तो आप खुश कर सकते हैं। आप आम पाकिस्तानी के दिल को, उसके जज्बात को ठेस पहुंचा रहे होते हैं इस तरह की गुफ्तगू करके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने आपको गुजारिश कर दी, मैं भी उतना ही पाकिस्तानी हूं जितने मिर्जा साहब हैं, बिल्कुल ये डॉक्टर साहब हैं, मैं इनके सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं हूं। शायद मैं इनसे ज्यादा बड़ा पाकिस्तानी इसलिए हूं कि मेरे पास वो वसाइल नहीं है जो इनके पास है ये सारी गुफ्तगू करने के। मैं गुजारिश आपको कर दूं, जो खत लिखा गया था उस खत में वाज़ेह तौर पे तहरीर था कि हम किसी सूरत पाकिस्तान के जो मुआशी एग्रीमेंट है IMF के साथ उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन चूंकि IMF के वफद ने खान साहब से मुलाकात की थी, ओके, उस पर यह तय पाया था कि पाकिस्तान में इंतखाबात शफाफ होंगे। लेकिन आप फरूख सलीम साहब, डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़े इंफॉर्मेटिव इंसान है और बड़े अच्छे माहिर माशियात है, लेकिन शायद ये अब पता नहीं किस एजेंडे पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी सिर्फ 35 पिटीशनें गई हैं। भैया 100 के करीब उजरदारियां हो गई हैं इंतखाबी। अच्छा, अगर ठीक है। आज की आप लेटेस्ट खबर ले सर, लेकिन मेरा नुक्ता ये था नदीम भाई, आपसे गुजारिश के साथ, मेरा नुक्ता ये था कि आपकी जो शिकायत है उसके लिए फोरम्स हैं, आप यहाँ पर भी बात कर रहे हैं, उसके लिए IMF का दरवाजा खटखटाना समझ से बाला है। शाह जी मैं गुजारिश करता हूँ, मैंने आपको पहले भी अर्ज की थी, मैं फिर दोहरा देता हूँ, अब करोड़ों पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं। पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंसेस का जो ये अरबों डॉलर की आमद है वो सिर्फ उन्हीं पाकिस्तानियों की वजह से है। वो पाकिस्तानी भी उतने ही पाकिस्तानी है जितने मैं, आप और मिर्जा साहब हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी भी शख्स को, कुछ लोगों को, किसी भी ग्रोह को, कुछ भी दोस्तों को, अब वहां का यूरोप का माहौल हमारे वाला नहीं है। यहाँ तो आप 16 MPO या 3 MPO लगाकर लोगों को बंद कर सकते हैं। यहाँ तो आप अपनी मर्जी के लोगों को इजाजत दे सकते हैं कि वो सड़क पर आकर एहतजाज करें और अपने अपोनेंट्स को आप कैदों में डाल सकते हैं। वहां वो जिंदा मुआशरे हैं, वो मॉडर्न सोसाइटीज हैं। लेकिन किसी और मुल्क ने कभी किया नहीं ना। उनका नुक्ता ये था डॉक्टर फरूख साहब का कि कभी नहीं, तो पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ है जो इस बार हुआ है। ये 76 साल में इसकी नजीर मिलती है तो पाकिस्तान का डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉक्टर फरूख साहब भी बाहर बहुत अरसा रहे हैं, उन्होंने काम भी किया है। डॉक्टर फरूख साहब वो कह रहे हैं ऐसी नजीर नहीं मिलती इसलिए हम बाहर गए हैं और वहां पर ओपननेस है, ओपन सोसाइटीज हैं। शाह जी फरूख साहब बहुत अरसा बाहर रहे हैं, कभी एक दिन अंदर नहीं रहे। ये जो लोग आप क्या चाहते हैं अंदर रहे फरूख साहब? ये तो मैं किसी मासूम नाहक किसी शरीफ आदमी की ये जेलें और कैदे और हवालातें मुजरिमों के लिए होती है, मुल्ज़िमों के लिए होती हैं, अपने से इख्तिलाफ राय रखने वाले के लिए नहीं होती। मैं विशेष रखता हूँ फरूख साहब के लिए भी, मिर्जा साहब के लिए भी, हर उस शख्स के लिए, भले वो हमारी अपोनेंट पार्टी से। और लेकिन मेरी तकलीफ, मैं बड़ी नॉर्मल माहौल में था, मैंने जो मिर्जा साहब का बातिल शिकन खिताब सुना है मुझे अंदाजा हो गया भाई वाकई कराची का पानी पीते हैं। शायद इनको ये अंदाजा नहीं है। मिर्जा साहब ने लगता है आपको छेड़ दिया है। चले रमजान शरीफ है, मेरे ख्याल में तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए डॉक्टर फरूख साहब, सर नदीम कुरैशी साहब ने जो गुफ्तगू की है, सर क्या कहेंगे? वो कहते हैं जी ये ओपन मुआशरा था, इसलिए जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किए वो फॉरेन हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते हैं इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इसमें अगरचे उनका नुक्ता नजर मुख्तलिफ है, लेकिन PTI ने यह नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को जो लोन है उसमें खलल पैदा करें, लेकिन एक मुतालबा किया ऑडिट का। देखिए अनवार साहब, जो कुछ भी कुरैशी साहब ने कहा, अगर उनकी सारी की सारी शिकायत जो हैं उनको वाजिब तस्लीम कर लिया जाए तो भी मुल्क दुश्मनी का कोई जवाब सामने नहीं आता। अब मुल्क दुश्मनी की तरफ उस राह पे नहीं चल सकते। जितनी भी शिकायत आपको मुल्क के अंदर, तो मुल्क के अंदर जितनी शिकायत है मुल्क के अंदर ही उनको तय करने की कोशिश करें। अब मुल्क के बाहर से आपको कुछ मिलने वाला नहीं। देखिए IMF ऑलरेडी कह चुका है कि वो नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। वो मिस्र के पास काम कर रहा है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहा, पिछले 78 सालों में नहीं रहा। ठीक है सर, ये तो आपने कहा, ये तो आपका नुक्ता आ गया। अब कफायत शारी के हवाले से भी बताइएगा कि ये महज सियासी नारा होगा या अमली तौर पर भी इस पे काम आगे बढ़ेगा? अनवार साहब, इस वक्त कमेटी के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, मुझे इजाजत नहीं। ठीक है, मैं 2 बातें आपको जरूर बता सकता हूँ। आप देखिए 4 मार्च को हल्फ उठाया वज़ीर आज़म साहब और उसके 2 हफ्ते के अंदर इस कमेटी को तश्कील दिया है
तो आप सोचिए कि उसकी प्रायोरिटी लेवल जो है वज़ीर आज़म के जहन में कितनी ऊंची है कि हुकूमती अखराजात को हमने कितना फोकस करना है और क्या उसकी तरजीहात क्या है। तो इट्स एट द वेरी हाई प्रायोरिटी, नंबर 1। दूसरा, ये जो जब वो वज़ीर आला थे पंजाब के तो शहबाज शरीफ का नाम लिया जाता था। आप अंदाजा कीजिए कि ये तश्कील हुई है 2-3 दिन पहले कमेटी, और 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त नहीं है इस कमेटी के पास। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अगले 8 से 10 दिन के अंदर आप अपनी सिफारिशात मुकम्मल करके मेरे दफ्तर पे पहुंचा दें ताकि उसके ऊपर मैं अमल दरामद शुरू कर दूं। तो एक तो यहाँ पे स्पीड का मामला है, नीयत का मामला है, टाइमिंग मैंने आपको बता दिया कि विद इन 2 वीक ऑफ अस्यूमिंग ऑफिस उन्होंने इस कमेटी जो है वो तश्कील दे दी। अब हमारे पास वक्त में भी 1 हफ्ते का और बचा है। उसके बाद ठोस किस्म की जो सिफारिशात हैं वो वज़ीर आज़म साहब के दफ्तर पहुंचनी है, टाइम बहुत कम है। तो 2 चीजें हैं इसमें, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है और तरजीहात जो वज़ीर आज़म साहब के जहन में मैं पढ़ पाया हूँ उसमें इसकी तरजीह बड़ी हाई। अच्छा डॉक्टर साहब, एक राय ये भी है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, मैं सुन रहा था मिफ्ता इस्माइल साहब को भी और मोहम्मद ज़ुबैर साहब को भी, उनका नुक्ता ये है कि पाकिस्तान का खसारा इतना ज़्यादा है कि अगर अखराजात में कमी की जाए तो क्या उससे वो मोनूमेंटल इम्पैक्ट आएगा या ज़्यादा सिंबलिज्म को रिफ्लेक्ट करेगा। 8,000 अरब का बताया जाता है ना सर खसारा है कोई हमारा, और 80,000 अरब रुपए के टोटल कर्जे हैं, तो उससे कितना आप समझते हैं। जाहिर बात है आपने कहा कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी इसकी है और 2 वीक्स की टाइम लाइन है, जब वो आएगी तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अखराजात में कटौती से एक बड़ा फर्क पैदा हो सकता है। देखिए, जो पिछला बजट है उसमें सालाना हुकूमती अखराजात की जो स्कीम है वो 14,500 अरब है। आप सोचिए कि उसमें अगर 10% भी कटौती कर दी जाए, और अगर इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट अनवर साहब रैशनलाइजेशन का भी है। अच्छा, जिसका मतलब यह है कि बहुत सारे अखराजात जो विफाकी हुकूमत कर रही है जो प्रोविंशियल डोमेन में आनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि अगर रेवेन्यू प्रोविंसेस को 57% एनएफसी अवार्ड के तहत दिया जा रहा है तो क्या उसके बराबर उनको जिम्मेदारी भी दी जा रही है। यस, तो इसमें एक तो अखराजात की कटौती है, और दूसरा ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेवेन्यू शेयरिंग का एक प्रोपोर्शनेट किस्म का निज़ाम, जिसमें सूबों का जो हक बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करने का, वो भी एक इसमें एलिमेंट शामिल है। बड़ी अहम बात की है बेग साहब। इस पे सर आपका कमेंट चाहूंगा, और कुरैशी साहब का भी। जाहिर बात है पॉलिटिक्स अपनी अपनी, लेकिन जैसे बात की थी एहसान इकबाल साहब के रियासत सांझी, जवाब भी दीजिएगा। उन्होंने कहा कि आपके जज्बाती खिताब से वो भी, उनके जज्बात भी भड़के। नदीम कुरैशी साहब ने, उन्होंने भी आपको जवाबात दिए, उस पर जरूर बात कीजिएगा। लेकिन ये जो बात की डॉक्टर फरूख साहब ने कि जो हमारा साहब आप मुझे 25-30 साल से फारूक साहब जानते हैं, मैंने कभी जोर से बात नहीं की है जी, लेकिन ये एक वतीरा बन चुका है कि पाकिस्तान को बाहर मलाइन करें, प्रेशर बिल्डअप करें तो पाकिस्तान में वो चीज़ें हासिल की जा सकेंगी जिसकी ये कोशिश कर रहे हैं। मैं इनके एफर्ट्स पे मुझे कोई एतराज़ नहीं, उनके बोनाफाइड राइट्स हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट कि पाकिस्तान को बाहर बदनाम करके, प्रेशर बिल्डअप करके, दीवार से लगा के और वो मकासद हासिल। जी, थोड़ी सी फ्रीजिंग आ रही है आपके उसमें गुफ्तगू में। जी 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 सर, मैं दोबारा पे लौट के आता हूं। कुरैशी साहब, मैं सर आपसे ये भी पॉइंट चाहूंगा, आप चूंकि आप लोगों की भी पंजाब में हुकूमत थी, जो 7th NFC अवार्ड है जो बात कर रहे थे फरूख साहब, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपकी राय लेनी चाहिए कि 57%, इफ आई एम राइट प्लीज इसकी तस्दीक कीजिएगा डॉक्टर फरूख साहब, 57% सूबों को चला जाता है और पहले 47% जाता था, बाकी विफाक को आता है। लेकिन खुद रिसोर्स जनरेशन भी सूबों ने करने हैं। सिर्फ पैसे तो मिल जाते हैं जो हमारे नेशनल किटी से पैसे बनते हैं तमाम सूबों को, लेकिन वो उसके मुताबिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी नहीं कर पाते और रेवेन्यू भी नहीं जनरेट करते। तो सर इस पे भी जरा, इस पे नजरसानी की जरूरत है आपकी राय में कुरैशी साहब। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, बिल्कुल सही बात है ये। जब तक सूबे या इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फंड जनरेट नहीं होंगे तो विफाक कैसे अपने मामला को आगे बढ़ाएगा। मैं तो, मेरी जाती भी एक राय है,
और मेरी पार्टी की भी पॉलिसी यही होगी कि सूबों को खान साहब का मौकव यही था कि ग्रास रूट लेवल पे जब डेवलपमेंट पावर होगी तो साथ साथ फंड रेजिंग भी, फंड जो जनरेट किए जाएंगे, तो ये पूरा मैकेनिज्म फिर विफाक को सपोर्ट करेगा। जाहिर है विफाक एक ऐसी एक मरकज है, सबने उसकी तरफ देखना है। जी। लेकिन जब जहां पंजाब जैसा सूबा होगा, सिंध जैसा सूबा होगा, जहां बड़ी जबरदस्त एग्रीकल्चर बास्केट है हमारे पास, और हम फंड जनरेट कर सकते हैं, हम अपने बहुत सारे अपने अपने मामलात को खुद खुद इन्हिसारी करते हुए उनको बेहतर कर सकते हैं। ऐसे ही केपी में और बलूचिस्तान में माइंस हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बतौर एक मुल्क, अल्लाह की एक ऐसी ब्लेसिंग है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक इसका तस्वुर भी नहीं लेकिन कर इन सकते। वसाइल के बावजूद हम वो नताइज नहीं हासिल कर पाए ना कुरैशी साहब। माइंस की अच्छा। आपने बात की, लेकिन वो माइंस से हमने वो नताइज नहीं हासिल किए ना सर। जी जी, वो मैं गुजारिश करूंगा ना जी। देखिए, मैं तो एक आम पाकिस्तानी हूँ। यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकलकर जब मैं आया था पॉलिटिक्स में, तो मैं समझता था कि शायद कोई बहुत बड़ा हमारे मुल्क में सिस्टम होगा। यहाँ बदनसीबी ये है, आप माशाल्लाह हुकूमत में भी थे जी। हाँ, थर्ड वर्ल्ड। देखिए ना जी, वो हुकूमत जो थी आपके सामने थी। और मैं आपको एक और शाह जी बात बता दूं। सर। हुकूमतों में जमातें नहीं होती, ये हमारे मुल्क का अलमिया है। हुकूमतों में जमातों के भी चंद अफराद होते हैं। हाँ, ये भी सही है। ये भी सिस्टम का एक अलमिया है। बड़ी अच्छी बात की। बज़ाहिर एक पार्टी गवर्नमेंट में होती है, लेकिन दरअसल रूल चंद लोग, 10 12 14 लोग कर रहे होते हैं। वही उस वक्त अपने आप को टार्जन और अपने आप को अरस्तू और अपने आप को सिकंदर आजम समझते हैं। सही कह रहे हैं। ये मेरी जमात का नहीं, ये हर एक जमात का यस है। सर। वो पाकिस्तान बेग साहब का भी कमेंट ले लेते, तो फिर आपसे भी बात मुकम्मल, क्योंकि बेग साहब के पीछे बात करके। बेग साहब प्लीज बात मुकम्मल कीजिएगा सर। सॉरी, हमारी तरफ से टेक्निकल फॉल्ट आई थी, प्लीज बात मुकम्मल कर लीजिएगा बेग साहब ने। जी, बिलावल साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि 7 या 8 वजारतें अगर बंद कर दी जाएं 17 कही में, थी तो जी। 300 अरब रुपए की सेविंग, 17 जी हाँ, 300 अरब रुपए की सेविंग है। तो इसी तरह ये पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो सालाना 500 अरब रुपए का नुकसान करेंगे, जिसमें स्टील मिल है, रेलवे है, पीआईए है और बाबदा के डिस्कोज है, जो साल से। और हर हुकूमत आती है, कहती है कि हम निचकारी करने जा रहे हैं, लेकिन वो हर साल फिर वो नेक्स्ट है। अब मुझे खुशी है कि फवाद साहब ने पीआईए के लिए एक कॉन्क्रीट प्रपोजल बनाया है। फाइनेंशियल एडवाइजर भी अपॉइंट हो गए हैं और पीआईए के में गल्फ ममालिक की एयरलाइनें इंटरेस्टेड भी हैं। लेकिन ये 4-5 वो इदारे हैं जिसमें चिमनी से धुआं भी नहीं निकल रहा, और उनके ऊपर 500 अरब रुपए सालाना बिल्कुल हम पिछले 20, 25, 30 सालों से हर साल खर्च कर रहे हैं। तो आप इन एरियाज को लें जो आपके सामने हैं और जिनको आप रोक के अखराजात में कमी लाई जा सकती है। और आप जैसे कहा कि 14,500 अरब रुपए की में अगर आप 10% भी ले लेते हैं, 15% भी कम कर लेते हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा आपकी सपोर्ट है। ठीक, नुकता आ गया सर आपका। कुरैशी साहब आप भी जल्दी से सर बात मुकम्मल कीजिएगा, 30 सेकंड्स पर मैंने प्रोग्राम क्लोज करना है सर। जो कुरैशी साहब आप बात कर रहे थे उसका आर्गूमेंट को। देखिए, मैं गुजारिश करूं, हमें जो है ना जी, हमारी तरजीही नंबर 1 होनी चाहिए कि हमारा टैक्स नेट किसी भी तरह वसी हो। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने उस वक्त अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन हमें भी वो सारे चैलेंजेस का सामना था जो चैलेंजेस आज की हुकूमत को दरपेश। अब देख रही है कि बिलावल साहब सिर्फ ये राय देंगे कि 7 वजारतों को खत्म करके 300 अरब की बचत की जाए, या बिलावल साहब सिर्फ सिंध में जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है उसको रोकने में रोल प्ले करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। जो सिंध में सिर्फ कमीशन माफिया अरबों रुपए सरकार के ले जाता है, जहां घोस्ट स्कूल्स हैं, जहां घोस्ट इदारे हैं, जहां घोस्ट स्टाफ है, जो अरबों रुपए पाकिस्तान का वहां चला जाता है, जिसको मैं कहता हूं ये व्हाइट कॉलर क्राइम। ओके व्हाइट कॉलर क्राइम है। नदीम भाई आपने बड़े अहम नुकात उठाए नदीम, आपने बड़े अहम नुकात उठाए, लेकिन आपकी बात भी सही कि पॉलिटिकल विल की जरूरत होगी। बिल्कुल एंड में मैं डॉक्टर फरूख साहब, आप समझते हैं 17 वजारतों का गालिबन बिलावल साहब ने कहा था, 7 का नहीं, आप समझते हैं एक फीजिबल ऑप्शन बताइए उन्होंने, डुएबल है सर, ये बता दीजिएगा डॉक्टर फरूख साहब। देखिए, इस वक्त लगभग 34 वजारतें हैं, कोई 4 दर्जन के करीब डिवीजन हैं और 400 के करीब अटैच डिपार्टमेंट। अब 18वीं तरमीम के बाद मैं समझता हूँ कि 70 से 80% जो है वो काम तो सूबों के हवाले कर दिया गया। ठीक है। तो ये फीजिबल है जो प्रपोजल बिलावल साहब ने दी है, वजारतों में कमी लाई जा सकती।
ठीक है सर, वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ जा रहा है। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, मुख्तलिफ ख्याल गुफ्तगू थी। ज़ाहिर बात है हर पार्टी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा होता है, इकनॉमिक पॉलिसी होती है, लेकिन नुक्ता इस पे सबका इत्तेफाक है कि हमें सियासी अज़म का इज़हार करना होगा कि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उनके हल के लिए हम आगे बढ़ें और नतीजा खेज़ किस्म के इकदाम करें ताकि एक आम आदमी उससे मुस्तफ़ीद हो। प्रोग्राम सचते में नशिस्त कैसे लगी, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सचते की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।